नमस्कार, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी के हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, छत्तीसगढ़ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा का विज्ञापन जारी किया जा चुका है। और इस बार ये जो पेपर है व्यापम के बजाय छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा आयोजित की जानी है। और आपको ये भी पता होगा कि ये जो परीक्षा है कुल 5 चरणों में आयोजित की जाएगी, जिनमें से 2 चरण बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य लिखित परीक्षा। तो मैं आज आप लोगों के बीच प्रारंभिक परीक्षा में जो मैथ्स के जो सिलेबस इंक्लूड किया गया है उसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग सिलेबस में मैथ्स रीजनिंग को लेकर के किस तरह के चैप्टर को इंक्लूड किया है। और साथ में आज हम लोग इसी वीडियो के माध्यम से ये भी देख लेंगे कि विगत वर्ष में जो पेपर हुआ था पिछली बार, उसमें मैथ्स को लेकर के और रीजनिंग को लेकर के किस तरह के प्रश्न व्यापम के द्वारा पूछे गए थे। तो उसको भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे इस वीडियो में, ताकि मोटा मोटा हमको अंदाजा हो जाए कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं कि इस बार व्यापम के बजाय जो पीएससी के द्वारा पेपर लिया जा रहा है वो सिलेबस में क्या इंक्लूड किया है। तो सिलेबस में देखें तो सामान्य गणित सबसे पहले लिखा हुआ दिखेगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या मैथ्स को लेकर के 10 है और जिसके लिए अंक निर्धारित किए गए हैं 3। इसका मतलब मैथ्स के एक क्वेश्चन के लिए 3 अंक निर्धारित किया गया है आयोग के द्वारा। और सिलेबस में क्रमशः सबसे पहले लिखा हुआ है दार्शनिक प्रणाली। तो दार्शनिक प्रणाली क्या है? दार्शनिक प्रणाली के अंतर्गत हम लोग जनरली यूनिट कन्वर्जन के बारे में पढ़ते हैं। अलग अलग जो यूनिट होता है उसको बदलने से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके जो तहत क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद दूसरा नंबर लिखा हुआ है सिलेबस में संख्याएं। तो संख्याओं में क्या क्या लिखा हुआ है? पूर्ण हो गया, सम हो गया, विषम हो गया, अभाज्य हो गया। तो इसके बारे में हम लोग नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। अगर आप पढ़े होंगे कभी मैथ्स को तो आपको जानकारी होगा। उसके बाद देखें साधारण भिन्न एवं दशमलव भिन्न। ये भी चैप्टर हम लोग अगर तैयारी करते हैं तो हर किताब में ये चैप्टर दिया रहता है, इसको भी हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद अगला चैप्टर है वर्गमूल, स्क्वायर रूट, फिर औसत, फिर प्रतिशत, फिर चाल समय दूरी, फिर साधारण ब्याज, लाभ तथा हानि, अनुपात एवं समानुपात, प्रतिशतता, रेखा तथा कोण, समतलीय आकृतियाँ। तो इस तरह का सिलेबस इंक्लूड किया गया है। यदि आप पहले से तैयारी कर रहे होंगे या कभी मैथ्स को पढ़े होंगे किसी किताब से तो आपको पता होगा कि इन सभी चैप्टरों को हम लोग तैयारी करने के दौरान पढ़ते ही हैं। और ये सभी क्या है, सिलेबस इंक्लूड किया गया है। तो क्रम से अगर सिलेबस वाइज हम लोग पढ़ें और अध्ययन करें तो हमको कम समय में बेहतर आउटपुट मिल जाता है। इसलिए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप लोग तैयारी करेंगे। जैसे यहाँ आप देखेंगे सिर्फ लिखा हुआ है सामान्य ब्याज, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का जिक्र नहीं है सिलेबस में। तो सिर्फ और सिर्फ आपको साधारण ब्याज के बारे में ही पढ़ना है, कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये तो हो गया सिलेबस। उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें मैथ्स को लेकर के व्यापम पूछा था। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आप देख पा रहे होंगे कि 3 की घात में 25, 3 की घात में 26, 3 की घात में 27 और 3 की घात में 28 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाजित होगी। यानी कि ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हम लोग नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो प्रश्न में पूछा है कि 3 की घात में 25, 26, 27 और 28 इन चारों में से किसी एक संख्या से विभाजित होगी, तो वह कौन सी है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम लोग क्या करते हैं, उन चारों में से हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं। जैसे दिया हुआ है 3 की घात में 25, 3 की घात में 26, 3 की घात में 27 और साथ में 3 की घात में 28। तो इसमें 3 की घात 25 को हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3 का स्क्वायर और यहाँ बचेगा 3 का क्यूब। नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में इसको हम लोग बखूबी पढ़ते हैं। अब उसके बाद आगे इसको सॉल्व करें तो 3 टू दी पावर 25 होगा ही होगा। फिर उसके बाद इन सबको आपस में कैलकुलेट करके जोड़ लेते हैं। 1 + 3 + 9, फिर 3 के पावर में 3 है तो उसका मतलब हो जाएगा 27। आगे इसको कैलकुलेट करें तो 3 की घात में 25 गुणित 9 और 1 10 और 27 और 3 30, यानी कि टोटल हो गया 40। लेकिन ऑप्शन के आधार पर मैं यदि इसको सॉल्व करूं तो मैं इसको और दूसरे तरीके से भी लिख सकता हूं। 3 की घात में 24 गुणित 3 गुणित 40, या फिर एक स्टेप और देखें तो 3 की घात में 24 गुणित 30 गुणित 4।
तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। 10 को मैंने इधर ट्रांसफर कर दिया। मैंने इसलिए किया क्योंकि ये संख्या मैं देख रहा हूँ ऑप्शन डी यानी कि 30 से डिवाइड होने वाला है। तो इसमें थोड़ा सा आपको एनालिसिस करके बनाना होगा, ऑप्शन से भी देखना होगा कि हम क्या कैलकुलेट करके एक संख्या प्राप्त करें कि इन सबसे विभाजित हो जाए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखेंगे अगला सवाल। तो अगला सवाल इसमें दिया हुआ है, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 है तो उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? तो ये जो क्वेश्चन है हम लोग जियोमेट्री में पढ़ते हैं, ज्यामिति वाले चैप्टर में, ठीक है। तो यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात होता है उन्हीं त्रिभुजों के संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि मान लेते हैं कि दो त्रिभुज हैं हमारे पास, त्रिभुज ए बी सी। तो त्रिभुज ए बी सी इसका क्षेत्रफल और त्रिभुज पी क्यू आर इसका क्षेत्रफल, इन दोनों के जो संगत भुजा हैं उन भुजा के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इस आधार पर देखें तो क्षेत्रफल कितना दिया है, भुजा को पहले लिख लेते हैं हम लोग क्योंकि भुजा हमको निकालना है। दोनों त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात हमको निकालना है, तो उसमें क्षेत्रफल में दिया है 4, 9। तो आगे इसको मैं कैलकुलेट करूं तो स्क्वायर को हटाऊंगा तो उधर स्क्वायर रूट लगेगा, तो स्क्वायर रूट लगेगा तो 4 का वर्गमूल निकालूंगा मैं, और साथ में दूसरे वाली त्रिभुज की भुजा को यदि देखूंगा तो √9 होगा। और इसको अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो दोनों त्रिभुजों के भुजाओं का जो अनुपात होगा, भुजा 1 और भुजा 2 बराबर हो जाएगा 2:3। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर हो जाएगा ए, 2:3। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस तरह का प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगला सवाल देखें। अगला सवाल दिया है कि एक आदमी यात्रा पर निकलता है और कुल 5 घंटे 15 मिनट की यात्रा करता है। दूरी का पहला आधा भाग उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा आधा भाग 45 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय किया। उसने कुल कितनी दूरी तय की? चाल समय दूरी से संबंधित ये प्रश्न है। बहुत आसानी से इसको बनाया जा सकता है, बहुत कुछ खास इसमें है नहीं। तो मान लेते हैं कि माना वह दूरी टोटल जिसे उसने कवर किया वो 2x है। क्यों मान रहे हैं 2x, बाद में आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मुझे आधा आधा को x और x मानना है। तो अगर x किलोमीटर की दूरी को उसने, यानी कि पहले आधे दूरी को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी मतलब चाल से तय किया, तो कितना समय लगा? तो उसको लगने वाला समय होगा x डिवाइडेड बाई 60 प्लस शेष आधी दूरी को उसने 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, तो उसे समय लगा x/45 घंटे। और कुल मिला के ऐसे करने की वजह से 5 घंटे और 15 मिनट का समय लगा। तो 5 घंटे और 15 मिनट को मैं घंटे में बदल के 15/60 लिख दे रहा हूँ। हम लोग जब सीखते हैं या मैथ्स को पढ़ते हैं क्लास में, तो मैं समझाता हूँ तो थोड़ा समय लेके समझाता हूँ, लेकिन जब बनाते हैं तो इसी स्पीड में बनाते हैं ताकि वो जल्दी बन जाए। ठीक है, चलिए इन दोनों का एलसीएम हमको निकालना पड़ेगा। तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 180 होगा। 180 को 60 से डिवाइड करूंगा 3 आएगा, 3 से x को गुणा करूंगा 3x हो जाएगा। 45 से इसको डिवाइड करूंगा कितने बार में जाएगा? 4 बार में। 4 का गुणा उससे करूंगा हो जाएगा 4x बराबर, इसको मैं कटा देता हूँ, 15 चौक 60। अब इसको कैलकुलेट करूंगा 5 + 1/4। आगे का कैलकुलेशन ज़रा देखें तो वो दोनों ऊपर में आपस में जुड़ जाएगा, 7x/180 बराबर ये क्या हो जाएगा? देखो 5 चौक 20, 20 और 1 21/4। इस तरीके का हम कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद x का मान निकालना है। तो 7 और 180 को उधर ट्रांसफर करते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 21 × 180 डिवाइडेड बाय 7 × 4। तो 7 से कटेगा ये 7 या 21, 4 से घटाऊंगा तो 45 बार ये कटेगा। तो x का मान कितना आ गया? 45 का 3 बार गुणा करेंगे तो 135। तो x का मान 135 आया है, लेकिन हमको तो निकालना है 2x। तो 2x से निकालेंगे तो इसका मतलब 135 का मैं यहाँ गुणा कर दूंगा, तो 135 दूनी 270। तो वह दूरी कितना हो गया? 270
किलोमीटर। तो इस तरीके से इसको आसानी से बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखें क्या दिया हुआ है। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है। यदि उसने इसे 6 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता। व्यक्ति ने वह वस्तु कितने रुपए में खरीदी थी। तो इस क्वेश्चन को भी आसानी से बनाया जा सकता है। सिर्फ हम डिफरेंस लेके बना सकते हैं कि प्रश्न में दिया हुआ है 18% का लाभ और 15% का लाभ, इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 6 रुपये के बराबर है। अब यहाँ देखें तो परसेंटेज में 3% बराबर हो जाएगा 6 रुपये। तो क्या यहाँ से हम 1% निकाल लेंगे, तो 1% बराबर हो जाएगा 6/3 यानी कि 2 रुपये। और 100% हमारा आंसर होगा। तो 100% इधर बनाएंगे तो 2 को भी 100 से गुणा करना पड़ेगा और हमारा आंसर आ जाएगा 200 बहुत आसानी से। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है, लेकिन इससे भी शॉर्टकट आप यदि अपनाना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। लेकिन यदि इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा तो ही आप शॉर्टकट अपना के क्वेश्चन को आसानी से बना पाएंगे। ठीक है, इसको बनाने से पहले, इसको समझने से पहले आप इसको समझना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए बहरहाल आगे बढ़ते हैं। देखते हैं अगला सवाल क्या दिया हुआ है। अगला सवाल दिया है कितने वर्षों में कोई धनराशि 25% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी। तो इसके लिए किताब में, बुक वगैरह में फॉर्मूला भी दिया रहता है, लेकिन फॉर्मूले की वैलिडिटी ज़्यादा दिन की रहती नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ता है, याद करना पड़ता है। लेकिन अगर इसका कॉन्सेप्चुअली आप इसको समझे होंगे तो इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए ट्रिक ट्रिक फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप मूलधन को मान लो P, ठीक है, तो 3 गुनी हो जाएगी। तो 3 गुनी के बारे में बोला गया है, तो इसका मतलब है कि साधारण ब्याज की दर से 3 गुनी हो जाएगी, तो वो मिश्र धन के बारे में बोला गया है। तो मिश्र धन मूलधन का 3 गुना। तो जब मूलधन P है तो मिश्र धन कितना होगा, 3P। तो यदि मिश्र धन 3P है और मूलधन P है तो साधारण ब्याज कितना बना होगा। यदि साधारण ब्याज के बारे में हम देखें तो साधारण, देखिए साधारण ब्याज की दर हमको दिया गया 25%। तो साधारण ब्याज हम देखें तो मिश्र धन में से यदि हम मूलधन को माइनस करें तो आ जाता है, तो 2P बना होगा ब्याज। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है कितना, 25%। हमको निकालना है सिर्फ टाइम। तो इस क्वेश्चन को हम साधारण ब्याज वाले फॉर्मूले से बना सकते हैं। तो कैसे बनाएंगे, साधारण ब्याज 2P, मूलधन कितना P, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 25%, टाइम हमको निकालना है। तो ये इधर ट्रांसफर हो जाएगा, P और P कैंसिल हो जाएगा, P इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू 25 इक्वल टू टाइम। अब इसको यदि हम कटा दें तो 25 से कटेगा ये 4 बार में, और P कट गया, यानी कि T का मान कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 वर्ष। तो इस तरीके से भी इस सवाल को बनाया जा सकता है। ठीक है, आशा कर रहा हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन है वो भिन्न का दिया हुआ, फ्रैक्शन एक चैप्टर है, दशमलव एवं भिन्न करके पढ़ते हैं हम लोग। तो उसमें जनरली जो चैप्टर है उसमें इसी तरह का प्रश्न पूछा जाता है कि भिन्न दे दिया जाता है, उसको कंपेयर करने के लिए बोला जाता है। तो इसमें बहुत सारे वेरिएशन के क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसको मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, आप ध्यान से समझें। जैसे दिया हुआ है 2/3, ठीक है, उसके बाद दिया है 3/5, फिर दिया है 7/9, और फिर दिया है 11/13, और पूछा गया कि इनमें सबसे छोटी भिन्न कौन सी है। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश और हर के डिफरेंस को देखेंगे। तो इसमें 1 का डिफरेंस है, इन दोनों में 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है, इन दोनों में भी 2 का डिफरेंस है। तो यदि अंश और हर में डिफरेंस समान होता है तो हम आसानी से उसको कैलकुलेट कर पाते हैं, उसको कंपेयर कर पाते हैं। तो इसमें भी अंश और हर में समान 2 का ही अंतर कर देते हैं, तो 2 का गुणा कर देते हैं, तो हो जाएगी, इसको बना दिए हम लोग 4 और 6। अब देखो इन दोनों में भी 2 का अंतर है, 3/5 में भी 2 का अंतर, 7/9 में भी 2 का अंतर, 11/13 में भी 2 का अंतर। तो यदि भिन्नों का हमको एक ऐसा ग्रुप मिले जिसमें अंश और हर में समान अंतर हो, ये मैं कैसे किया हूँ आपको बताऊंगा। ठीक है, वो हम लोग क्लास में जब पढ़ते हैं तो मैं समझाता हूँ
लेकिन फिलहाल अभी आपको फोकस करना है कि जब अंश और हर में समान अंतर हो तो, और मान लो जाए वो प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो वह भिन्न बड़ी होती है जिसके अंश में बड़ी संख्या, और वह भिन्न छोटी होती है जिसके अंश में छोटी संख्या। ठीक है, तो ये बड़ी भिन्न है इन ग्रुप में, और इसके मतलब अंश में छोटी संख्या है, तो ये क्या है, छोटी भिन्न है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा 3/5। इसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट है जिसको क्लास में हम लोग सीखते हैं और समझते हैं। ठीक है, यदि आप क्लास अटेंड करेंगे या ऑनलाइन वीडियो वगैरह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि इतने कम समय में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट है उसको नहीं समझाया जा सकता। अभी मैं कुछ कुछ चीज़ों को सॉल्व करके बता सकता हूँ आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल है, ए तथा बी के मासिक आय का अनुपात 4:3 है तथा उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि प्रत्येक 6,000 रुपये प्रति माह बचाता है तो ए की मासिक आय कितनी है? तो यदि हम इसके बारे में देखें तो प्रश्न में दिया है ए तथा बी का मासिक आय। तो मैं सबसे पहले उसको लिख लेता हूँ कि ए और बी का मासिक आय का रेशियो क्या दिया हुआ है। ए और बी का मासिक आय का रेशियो दिया है 4:3, 4:3। और उनके व्यय यानी कि उनके खर्चों का अनुपात क्या दिया हुआ है, 3:2। सेविंग दिया है कि दोनों के दोनों बचत 6,000 रुपये की कर लेते हैं। तो हमको एक ही मासिक आय ज्ञात करना है, तो इसको भी बनाने के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक शॉर्टकट तरीके से बता रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ कि ए की आय 4x रुपये, जिसमें मैं उसके बचत को माइनस करूँगा। बी की आय को 3x मान लूँगा मैं, क्योंकि 3 रेशियो में दिया है, और उसके बचत को मैं माइनस कर दूंगा और बराबर लिख दूंगा उनका जो खर्च है उसका रेशियो। ये कैसे करेंगे या किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं वो बाद में आपको समझ में आएगा। अभी फिलहाल हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जितना हद तक हमको समझ में आता है। 2 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा। तो 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ करें तो 3 तिया 9x ऋण 6 तिया 18,000 बराबर है इस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर के दोनों के साथ, तो 4 दूनी 8x ऋण 6 दूनी 12,000। ठीक है, उसके बाद 18 को इधर ट्रांसफर करेंगे, 8 को इधर ट्रांसफर करेंगे, तो 9x ऋण 8x बराबर 18,000 ऋण 12,000। तो x बराबर कितना आ गया, 6,000। अब x बराबर 6,000 आ गया तो हमको क्या निकालना है, ये 4x ए की आय है और 3x बी की आय, जहां मैंने इनको मान के रखा था। तो अब हम देखेंगे ए की मासिक आय, तो ए की मासिक आय 4 गुणित 6,000 यानी कि हो जाएगा 24,000। तो इस तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं, ए की मासिक आय होगा 24,000। इसमें भी अलग अलग तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जब हम लोग क्लास में पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग उसको डील करते हैं और देखते हैं और समझते हैं। चलिए अगला सवाल देखें। ये सिंप्लीफिकेशन का कहें या डेसिमल फ्रैक्शन का कहें, ये किसी भी चैप्टर में दिख सकता है, साधारण एवं भिन्न में भी दिख सकता है, या तो फिर सिंप्लीफिकेशन में भी दिख सकता है, घातांक एवं करणी में भी दिख सकता है, क्योंकि इसमें घात है। चलो आगे देखें तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले दिया गया है, देखने में ये जटिल है लेकिन है उतना जटिल नहीं, सरल है। इसमें दिया है 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 0.01 का होल स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.01 का स्क्वायर दिया है प्लस 0.001 का स्क्वायर दिया हुआ है प्लस 0.009 का एक 9 और है, सॉरी 0.9 का स्क्वायर दिया है। इसको कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। ये देखने में बस कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है लेकिन उतना है नहीं। अब देखो इसको समझें, इसमें से यदि मुझे इसको ऐसे बनाना है तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको करूँगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर। इसमें से दशमलव को राइट हैंड साइड ट्रांसफर करके नीचे में लिख दूंगा मैं 10। तो ये लिख दूंगा 0.1 डिवाइडेड बाई 10
का होल स्क्वायर प्लस, इसको भी अगर देखूंगा तो मुझे ऐसे बनाना है इसको, तो हो जाएगा 0.01 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे बनाना है तो 0.009 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दशमलव को राइट हैंड साइड एक एक डिजिट के बाद ट्रांसफर किए हैं, इसकी वजह से नीचे में 10 आ गया है। सब में 10 है और 10 नहीं बल्कि 10 का स्क्वायर है, तो सब में 100 है, तो उसको मैं लिख सकता हूँ रूट में 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का होल स्क्वायर, और इधर डिवाइडेड बाई ये सब हो जाएगा 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय इन सब में हो जाएगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर का है या 100 का है, बात एक ही चीज़ है। तो देखिए ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 10 का स्क्वायर ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये ऊपर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.1 का स्क्वायर इंटू प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, और इन सब के साथ इंटू हो जाएगा ये 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे में तो सेम है 0.1 का स्क्वायर प्लस 0.01 का स्क्वायर प्लस 0.009 का स्क्वायर, तो ये ऊपर और नीचे कट जाएगा, बचेगा सिर्फ रूट में 10 का स्क्वायर, और रूट में 10 का स्क्वायर अगर उसका वैल्यू देखें तो होता है 10 के बराबर, क्योंकि 10 का 10 से गुणा करेंगे तो 100 होगा, 100 का वर्गमूल निकालेंगे 10 आएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन में भी आ सकता है जैसे कि मैंने बताया, तो इस तरीके से इसको बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है, ये धारा तथा नाव बोट एंड स्ट्रीम चैप्टर वाले का क्वेश्चन है। तो शांत जल में एक नाव की गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के अनुकूल यानी कि धारा की दिशा में जाते हुए नाव 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। तो यदि हम इसमें देखें तो शांत जल में नाव की चाल कितना दिया है, शांत जल में नाव की चाल ये दिया है 15 किलोमीटर प्रति घंटे, और साथ में धारा की चाल कितना दिया है, ये दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल क्या होगा, धारा की दिशा में चाल बराबर हो जाएगा 15 धन 5 बराबर 20 किलोमीटर प्रति घंटे। 15 मिनट में तय दूरी, अब हम निकालेंगे 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 15 मिनट में तय दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणित समय। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, और समय मिनट में है तो उसको घंटे में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 60 से डिवाइड करके, तो हो जाएगा 20 तिया 60, और ये कट गया 3 से 3 पंजे 15, यानी कि 5 किलोमीटर की दूरी वह तय करेगी। ऑप्शन में दिया है बी फॉर बॉल। तो इस तरीके से इस सवाल का आंसर होगा 5 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ें। अगला और लास्ट सवाल है जो प्रीलिम्स में पूछा गया था। ठीक है, ये लाभ हानि वाले चैप्टर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कटौती की जानी चाहिए जिससे चीनी पर भी कोई अतिरिक्त वृद्धि ना हो। ये लाभ हानि में नहीं, दरअसल ये प्रतिशत में मिलेगा आपको। ठीक है, परसेंटेज वाले चैप्टर में। तो चीनी की खपत में कितने परसेंट की, सॉरी, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि की गई है, खपत में हमको कमी करना है जिससे उस पर खर्च जो है अपरिवर्तित रहे, ऐसा बहुत सारा सवाल बनता है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है,
हमको उसके खपत में कमी करना है। तो खपत में प्रतिशत कमी, खपत में प्रतिशत कमी बराबर वृद्धि वाला भी सवाल आता है, लेकिन हम फिलहाल कमी दिया है तो कमी बनाएंगे 100 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय 100 प्लस एक्स। इससे आसानी से बन जाता है। ठीक है, एक्स के जगह पे हम 20 लिखेंगे, तो 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 20। आगे इसको कैलकुलेट करेंगे तो 100 इंटू 20 डिवाइडेड बाय हो जाएगा 120। 20 से घटाएंगे तो 6 बार में कट जाएगा। और उसके बाद आगे 100 डिवाइडेड बाई 6 लिखें, या तो फिर 50 डिवाइडेड बाई 3 लिखें। अब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे, सॉरी 50 को कटाएंगे किससे, 3 से, तो 16 बार में कटेगा, 16 तिया 48, बचेगा 2 शेष फल। अब इसको हम लोग घड़ी के दिशा में लिख लेते हैं, जैसे मिश्र भिन्न का उच्चारण करते हैं उसी तरीके से। तो 16 से ही 2/3%, यानी कि कंजप्शन में, खपत में 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी, ताकि उसके लिए अतिरिक्त व्यय ना हो। तो इस तरीके से प्रश्नों को हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि मैथ्स में इस तरह का प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है, और यदि बार बार आप प्रैक्टिस करते हैं और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं और प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए तैयारी करते हैं, तो बहुत आसानी से सभी प्रश्नों को बनाया जा सकता है। और मैथ्स और रीजनिंग ही एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें ज़्यादा हमको डेटा याद नहीं करना पड़ता है, और इसमें पूरे में पूरे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, और इसी से आप लीड ले सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, एक चीज़ मैं और आप लोगों को बताना भूल गया था कि हमारे संस्थान के द्वारा मैथ्स के लिए 3 अलग अलग किताब प्रकाशित किया गया है, जिसमें से 2 किताब पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में है। ठीक है, जो कि आप देखेंगे तो टॉपिक वाइज उसमें देखेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से अरेंज किया गया है उसको, कि किस तरह के क्वेश्चन टाइप वाइज पूछे जाते हैं वो। तो ये पहला और दूसरा आपको दिखेगा, ये दोनों किताब 2 किताबों के रूप में आपको मिलेगा, 5th एडिशन है। ठीक है, तो ये मार्केट में आसानी से उपलब्ध है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो जितने भी चैप्टर हैं मैथ्स में जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सभी चैप्टरों के प्रश्नों को टाइप वाइज इसमें अरेंज किया गया है, जो सीखने के लिए बहुत ही बेहतर है, आसानी से आप सीख सकते हैं। और उसके बाद एक सॉल्व्ड बुक भी निकाला गया है, जिसमें पास्ट ईयर क्वेश्चन, यानी कि विगत वर्षों में विभिन्न पेपरों में व्यापम और पीएससी के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का उसमें सॉल्यूशन है। तो यदि इन बुकों से आप तैयारी करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत बेहतर होगी। मार्केट में इस तरह का बुक मिल पाना, ठीक है, क्योंकि ये बहुत मेहनत करके प्रयास करके बनाया गया है और क्वेश्चन को आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है। तो यदि आप बेहतर तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से इन बुकों का सहारा ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं अगला रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं और उसके बारे में थोड़ा चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा रीजनिंग के सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड किया गया है, और साथ ही साथ में हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो है पिछले बार जो पेपर हुआ था उसमें व्यापम के द्वारा पूछा गया था रीजनिंग में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रीजनिंग के सिलेबस के। तो सिलेबस को यदि हम देखें तो सिलेबस में लिखा हुआ है कि सबसे पहले कि सामान्य मानसिक योग्यता से कुल 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, और इसके लिए भी कुल 30 अंक निर्धारित किए गए हैं, यानी कि मैथ्स और रीजनिंग को लेकर के कुल 20 प्रश्न आएंगे और ये कुल 60 अंकों के प्रश्न होंगे। तो इस तरीके से देखें तो आगे सिलेबस में दिया गया है तर्क करना, संबंध देखना, एनालॉजी, ठीक है, आंकिक योग्यता आदि, इन कारकों का परीक्षण करने के लिए सामान्यतः इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे विषमता को पहचानना, आंकिक श्रेणी, ठीक है, ये सब विषमता को जो विषमता को जो पहचानना है एनालॉजी वगैरह के अंतर्गत हम लोग, या वर्गीकरण क्लासिफिकेशन के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। आंकिक श्रेणी का मतलब अगर हम देखेंगे तो ये सीरीज के क्वेश्चन है,
अक्षर श्रेणी सीरीज ही है, अक्षर अंक और चित्रों द्वारा संबंध देखना, ठीक है। उसके बाद सांकेतिक भाषा, ये जो कोडिंग डिकोडिंग होता है वो वाला चैप्टर है। छुपे हुए चित्र, वर्ग एवं गणितीय संक्रियाएं, चित्रों का मिलान, विभिन्न प्रकार के पैटर्न आदि। तो ये जो लिखा हुआ है सिलेबस में, इन सबको हम लोग रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ते ही हैं, ठीक है, क्लास में। और आगे आप लोगों को हमारे संस्थान का एक किताब दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, 6वां एडिशन है रीजनिंग की किताब। तो यदि आप रीजनिंग को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं और साथ में ये भी जानना चाहते हैं कि विगत वर्षों में व्यापम के द्वारा और पीएससी के द्वारा किस किस तरह के प्रश्न एग्जामों में पूछे गए हैं, तो इस बुक को आप प्रिफर कर सकते हैं, ठीक है। देखो, लोकल पब्लिकेशन की किताब पढ़ना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इसको पढ़े बगैर हम ये नहीं जान पाते कि व्यापम और पीएससी की टेंडेंसी कैसी है, किस तरह का प्रश्न वो पूछना चाहता है। तो यदि हमारे पास कोई लोकल पब्लिकेशन की किताब हो, जैसे कंपटीशन एकेडमी की किताब है, इसमें सभी उन तरह के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो व्यापम और पीएससी द्वारा विगत वर्षों में पूछा गया है, जिससे आप देख के अंदाजा लगा पाएंगे कि किस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया सिलेबस के बारे में और किताब के बारे में। आगे हम लोग देखते हैं कि पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। आपको देख के अंदाजा भी हो जाएगा कि हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूछा गया था। तो सबसे पहले दिया गया है रैंकिंग से सवाल कि 60 छात्रों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दोगुनी है। लक्ष्मी, जो कि एक लड़की है, शीर्ष से 27वें स्थान पर है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो उसके रैंक के बाद कितनी लड़कियां होंगी। देखें, तो सबसे पहले इसको डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं कि 60 छात्रों की एक कक्षा है। हम मान लेते हैं कि 60 छात्रों की एक कक्षा है और साथ में ये बोला गया है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से दोगुनी है। तो मैं मान लेता हूं कि लड़कों की संख्या x है और लड़कियों की संख्या ट्वाइस x यानी कि 2x हो जाएगा। तो कुल मिला के 3x में हमको बांटना है 60 को। तो इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर आ जाएगा 20, यदि आप इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे तो। लड़के और लड़कियों की संख्या को मैं मान लेता हूँ x और 2x बराबर मान लेता हूँ मैं 60। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 60 और x से हम कटा देंगे, सॉरी मतलब 3 से कटा देंगे और x का मान निकालेंगे तो x का मान आ जाएगा 20। यानी कि लड़कों की संख्या 20 है और लड़कों की संख्या कितनी है, 40 है, क्योंकि लड़कियों की संख्या जस्ट डबल है। तो ये तो अभी फिलहाल हम लोग क्वेश्चन के आधार पे उनकी संख्या निकाले। अब आगे प्रश्न कहता है कि लक्ष्मी का स्थान शीर्ष से 27वां है। तो लक्ष्मी का जो स्थान है ऊपर से हम मान लेते हैं कि ये लक्ष्मी का स्थान है, ऊपर से कितना है, 27वां है, ऊपर साइड से इधर से यदि हम देखें तो इसका मतलब उसके ऊपर में 26 और होंगे। उसका स्थान यदि 27वां है तो ऊपर में कितने लोग होंगे, और 26 होंगे, ठीक है। यदि लक्ष्मी से 9 लड़के आगे हैं तो लक्ष्मी से आगे कुल 26 लोग हैं और इन 26 में से 9 लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं। तो उन गर्ल्स को हम माइनस कर देते हैं इसमें, तो हमको पता चल जाएगा मोटा मोटा कि ऊपर में लड़के कितने लोग हैं। और तो यदि मैं इसमें माइनस करूंगा तो बचेगा कितना, 17, यानी कि ऊपर में और 17 लड़के हैं। और ऊपर में 17 लड़के हैं तो हमको क्या पूछा गया है, तो उसके, अच्छा 17 लड़के, सॉरी 9 लड़के हैं ऊपर में। प्रश्न में बोला गया है कि लक्ष्मी से ऊपर 9 लड़के हैं। मैं गर्ल्स समझाता क्वेश्चन में देख के, तो बॉयज हैं। तो 9 लड़के हैं, इसका मतलब ऊपर में और कितने लड़कियां हैं, 17 लड़कियां हैं ऊपर में, 17 लड़कियां हैं। और यदि लक्ष्मी को भी शामिल कर लें तो 17 और एक कितना हो गया, 18। यानी कि लक्ष्मी तक, कुल कहाँ तक, लक्ष्मी तक यदि हम देखें तो लड़कियों की संख्या ऊपर से कुल 18 हो गया। लक्ष्मी से ऊपर 17 लोग हैं और लक्ष्मी खुद टोटल 18 हो गया। और कुल लड़कियों की संख्या 40 है, तो उसके नीचे कितने लोग होंगे, 40 में से यदि हम 18 माइनस कर दें तो आपको पता चल जाएगा कि नीचे लक्ष्मी से नीचे और 22 लड़कियां हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है।
तो इस तरीके से थोड़ा लॉजिक लगा के इसको बनाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ें, देखते हैं अगले सवाल को। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन किन दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा। ठीक है, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी कि गणितीय संक्रियाएं से संबंधित प्रश्न है। तो इसका कैलकुलेशन के अलावा हमारे पास कोई शॉर्टकट तरीक नहीं है, तो हम सबको बारी बारी से चेंज कर करके सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले ए को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो ए में बोला है कि आप प्लस को माइनस और माइनस को प्लस से रिप्लेस करो। तो देखते हैं क्या इक्वेशन सही हो जाएगा। 5 प्लस को मैंने माइनस कर दिया, हो गया 3, इंटू इंटू ही रहेगा 8, माइनस को मैंने प्लस कर दिया 12 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 3 होगा कि नहीं होगा। आगे इसको कैलकुलेट करते हैं। तो 4 से इसको घटाएंगे, बॉड मास के हिसाब से पहले डिवाइड करेंगे, तो इधर बचेगा 3, प्लस 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो गया -24 और ये हो गया 5। तो यदि हम लोग 8 इसमें माइनस कर दें 24 में, तो 24 में 8 माइनस करेंगे तो फिर भी -16 बचेगा, जो कि 3 के बराबर नहीं है, यानी कि पहला वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता। अब उसके बाद आगे हम देखें तो दूसरे ऑप्शन में हम माइनस और डिवाइड को चेंज करके देखते हैं। तो 5 का 5 रहेगा, 3 का 3 रहेगा, सॉरी 5 का 5 रहेगा और उसके बाद 3 रहेगा, इंटू 8 रहेगा, माइनस को मैं डिवाइड कर दे रहा हूँ और उसके बाद डिवाइड को मैं माइनस कर दे रहा हूँ, इक्वल टू 3। आगे हम इसको कैलकुलेट करें तो हो जाएगा 5 प्लस 8, पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 24 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 4 इक्वल टू 3। आगे हम देखें तो ये 2 टाइम्स में कट जाएगा, तो 5 धन 2 ऋण 4 बराबर 3। तो क्या ऐसा हो रहा है, 7 में से यदि 4 जाएगा तो बचेगा 3, यानी कि दूसरा वाला विकल्प सही है। तो इस तरह के प्रश्नों को सिर्फ हम लोग सॉल्व करके जितना जल्दी हो सके कैलकुलेट करके इसका आंसर निकाला जा सकता है, और बॉड मास को ध्यान में रखते हुए कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। निम्नलिखित में से, ये हम लोग एक चैप्टर पढ़ते हैं वेन डायग्राम, वेन आरेख, उस चैप्टर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी एवं छात्र के बीच के संबंध को सही ढंग से बतलाता है। तो देखो, जब भी इस तरह का सवाल आएगा आपको एक चीज याद रखना है कि जो दिया गया है नाम, पहला नंबर दिया गया है क्या, टेनिस प्रशंसक, टेनिस प्रशंसक दिया है, और दूसरा नंबर क्या दिया है, क्रिकेट खिलाड़ी, और तीसरा नंबर दिया है छात्र। तो आपको देखना है कि इनमें से जो नाम दिया गया है वो क्या एक कैरेक्टर हो सकता है, दो कैरेक्टर हो सकता है, तीन हो सकता है, यानी कि क्या एक ही व्यक्ति तीनों हो सकता है कि नहीं हो सकता है, या एक ही व्यक्ति इनमें से कितना हो सकता है, दो हो सकता है कि एक ही होगा। अगर इन कोई एक व्यक्ति ये तीनों ग्रुप में आ सकता है, इन तीनों ग्रुप में, तो इस तरह का बनेगा। अगर इसमें केवल दो ही आ रहे हैं ग्रुप में, या अलग अलग आ रहे हैं, तो अलग अलग बनता है, क्योंकि हम लोग इसको वेन डायग्राम में पढ़ते हैं। तो चूंकि हम इसमें जान रहे हैं कि एक ही व्यक्ति टेनिस प्रशंसक, क्रिकेट खिलाड़ी और छात्र हो सकता है, तो दैट्स वाई उन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए हमको ऐसा करना पड़ेगा। ठीक है, वेन डायग्राम में हम उसको समझते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। एक गोला होगा टेनिस प्रशंसक, एक गोला होगा क्रिकेट खिलाड़ी, और एक गोला होगा छात्र, और तीनों का जो कॉम्बिनेशन बीच में आपको दिख रहा है ओवरलैपिंग, वो तीनों एक ही व्यक्ति के लिए होगा, जो कि कॉमन होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, दिए गए क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। तो दिए गए ये जो सीरीज दिया गया है, आजकल व्यापम इस तरह का बहुत सीरीज बना रहा है, आपको ध्यान रखना है। तो इस सीरीज में क्या रिलेशन है, देखें, 3 का क्यूब -4 का स्क्वायर, एक दो एग्जामों में मैं और देख चुका हूं इस तरह का पैटर्न। ठीक है, देखो, सीरीज के प्रश्नों को बनाने के लिए या कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को बनाने के लिए आपको
अधिक से अधिक अलग अलग तरह के प्रश्नों को करना होगा, अटेंड करना होगा। तभी आपको पैटर्न याद होगा कि हाँ, इस तरह का पैटर्न भी हो सकता है, इस तरह का पैटर्न भी हो सकता है, फिर उसको आप बार बार अप्लाई करके चेक कर पाएंगे। अदरवाइज ये क्वेश्चन बनाना बहुत मुश्किल है। तो 3 का स्क्वायर यदि हम देखें, तो 3 का क्यूब अगर देखें, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर देखें तो 16। इन दोनों का डिफरेंस आएगा 11, जो कि पहला नंबर सीरीज में जो दिया गया है वो है। उसके बाद देखें हम 4 का क्यूब ऋण 5 का स्क्वायर, यानी कि दो क्रमागत संख्याओं में से पहली संख्या या छोटी संख्या का क्यूब लेंगे और बाद वाली संख्या के स्क्वायर लेकर के उसमें माइनस करेंगे। तो 4 चौक 16 चौक 64 में से यदि हम 25 माइनस करें तो बचेगा कितना, 39, जो कि दूसरा दिया गया है। तीसरे नंबर पर देखें तो 5 का क्यूब लेके 6 का स्क्वायर हम माइनस करें तो 5 पचे 25 पंचे 125 और 6 छक्के 36, यदि हम माइनस करते हैं तो आएगा 89। उसके बाद 6 का क्यूब लेकर के 7 का स्क्वायर यदि माइनस करें तो 6 छक्का 36 छक्के 216 में 7 7 49, यदि हम माइनस कर दें तो आएगा 167। इस सीरीज में से चौथा वाला अंक। और उसके बाद 7 का क्यूब लेकर के 8 का स्क्वायर यदि माइनस कर दें उसमें, तो 7 का क्यूब होता है 343 और 8 का स्क्वायर होता है 64। इसको यदि हम माइनस करें तो हमारा आएगा 279। तो इस सीरीज में जो अगला पद होगा वो क्या होगा, 279। तो इस तरह का बहुत सीरीज आजकल व्यापम बना रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ें। अगला सवाल दिया है कि वह आकृति ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित आकृति उसके भाग के रूप में छिपी हुई है। तो इसको बनाने का बेस्ट तरीका ये है, जो मुझे लगता है, कि जो डायग्राम दिया गया है क्वेश्चन के रूप में, इसमें नीचे वाले में वैसा ड्रॉ करने की कोशिश करो। तो देखो, अगर मैं ऐसा ड्रॉ करता हूँ तो आगे इसके जैसे बन ही नहीं पा रहा है, तो इसको छोड़ दो, क्वेश्चन पेपर में ही आपको करना है। इसमें यदि मैं ऐसा ड्रॉ करूँ तो एज इट इज ड्रॉ हो जा रहा है, सेम टू सेम उसी के जैसे पेन को चलाऊं, तो इसलिए आंसर इसका आसानी से हम निकाल सकते हैं, सी। चलिए आगे बढ़ें। देखें अगला सवाल, पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानें। ये भी बहुत आसान है। जब इस तरह का प्रश्न आएगा पैटर्न आगे क्या होगा, तो आप सेम टू सेम उसमें जो दिया गया है वैसे बनाने का प्रयास करेंगे। तो ऐसा बनाएंगे तो देखो, इसमें जिस तरीके से बने हैं इधर भी ऐसे बनेगा, ऐसा 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 लाइन होगा, और उसके बाद ऐसा ऐसा लाइन होगा। तो जिस डायग्राम में भी आपको वैसा दिखाई दे रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो इसमें देखें क्या होगा, अच्छा सॉरी, इसका अपोजिट आपको बनाना पड़ेगा, 1 मिनट। जैसे इसमें देखें तो इधर ऐसे बनेगा, लाइन खींचने में गलती हो गया था, ठीक है। और उसके बाद इसमें देखें तो सीधा सीधा बनेगा। तो ऐसे क्रॉस में तिरछा और सीधा सीधा लाइन यदि हम देखें तो जिसमें बन रहा होगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, मिलान करके इसमें देख सकते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। उसके बाद आगे, किसी कोड में अगर मंकी को XCHJJ के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड में टाइगर को कैसे लिखा जाएगा। तो ये कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न हैं, जितने ज़्यादा मोस्टली आप लोग क्वेश्चन किए होंगे उतने ही तरीके, अगर आपको जितना ज़्यादा पता होगा उतने ही तरीके को अप्लाई करके आप जल्दी से बना सकते हैं। तो इसका पैटर्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि इसमें लिखा हुआ है मंकी, और मंकी को यदि हम देखें तो कोडिंग के रूप में लिखा हुआ है XCHJJ। तो ये कैसे लिखा गया है, ज़रा इसके पैटर्न को समझें। देखो, जब भी ऐसा सवाल आएगा ना, कोशिश करना आप उनका नंबरिंग कर लेना। तो यदि हम नंबरिंग कर लेते हैं तो बेहतर तरीके से बनता है। जैसे x का नंबर है 24, c का है 3, इसका है 8, j का है 10, इसका है 10, g का है 7। ये क्लास में मैं याद करवा देता हूँ। m का है 13, o का है 15, n का है 14, k का है 11, e का है 5 और y का है 25। तो यदि हम देखें तो इनमें से रिलेशन अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो इसको जरा देखें। 25 का रिलेशन 24 के साथ है, यानी कि इन दोनों में 1 का अंतर है। इसमें 2 कम किया गया है, 11 में से 3 कम किया गया है,
14 में से 4 कम करके लिखा गया, 15 में से 5 कम करके लिखा गया, 13 में से 6 कम करके लिखा गया है। यानी कि एक तो क्रॉस और ऊपर से 1 2 3 4 5 ऐसा माइनस किया गया है। तो यहाँ मैं फिर से लिख लेता हूँ, टाइगर को हमको लिखना है। टाइगर को लिखेंगे तो टाइगर में आर का नंबरिंग यदि देखें तो होता है ये 18, इसका होता है 5, इसका होता है 7, इसका होता है 9, इसका होता है 20। तो ऐसा नंबरिंग कर लेंगे तो आसानी से बन जाता है, बहुत जल्दी। अब 18 में हम एक कम करके इधर लिखेंगे, यानी कि इधर लिखेंगे हम 17। इसमें 2 कम करके लिखेंगे यानी कि 3। इसमें 3 कम करके लिखेंगे यानी कि 4। इसमें 4 कम करके लिखेंगे यानी कि 5। और इसमें 5 कम करके लिखेंगे यानी कि 15। अब इसको लिख लो जो जो अल्फ़ाबेट उस क्रम में आते हैं बहुत आसानी से। 17 का आता है क्यू, इसका आता है सी, इसका आता है डी, इसका आता है ई, और इसका आता है आपका पी, सॉरी ओ। तो क्यू सी डी ई ओ ऐसा है क्या ऑप्शन में? क्यू सी डी ई ओ, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यदि कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न आपको बनाने हैं या सीरीज जो कि अल्फ़ाबेट से बनते हैं तो आप नंबरिंग याद कर लो, बहुत जल्दी बनेगा। उसके बाद आगे यहाँ भी देखें तो एक पैटर्न को फॉलो करते हुए डायग्राम दिया गया है। तो आगे हमको पैटर्न को बताना है कि क्या होगा। तो देखो ये वाला डायग्राम लेफ्ट साइड में है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है। तो ये लेफ्ट में है तो राइट में पहुंच गया है, और डार्क है तो वो क्या हो गया है? ब्लैंक हो गया है। तो सेम एज इट इज, ये लेफ्ट में है तो ये राइट में चला जाएगा, और ब्लैंक है तो वो डार्क हो जाएगा। तो ये आप देख पा रहेंगे इस ऑप्शन में ऐसा दिख रहा है हमको। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि और मैच नहीं कर रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला सवाल। ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, और बहुत ही आसानी से इसको सब लोग बना पाते हैं, और बहुत ही अच्छा चैप्टर है, एक इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सारे बच्चे इसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट लेते हैं, डायग्राम से ही बन जाता है। ए बी की बहन है, तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। ए बी की बहन है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बहन। लेकिन हमको ये नहीं पता ये भाई है कि बहन है, लेकिन ए बी की बहन है। सी बी की माता है, सी फॉर कैट मैं यहाँ बना लेता हूँ। सी जो है माता है, किसकी माता है? बी की, यानी कि ए की भी माता हुई। उसके बाद डी सी का पिता है, यहाँ हम देखेंगे डी, डी किसका पिता है? सी का पिता है। ई डी की माता है, अच्छा ई जो है डी की माता है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं ये सब, माता पिता इस तरह का डायग्राम बन रहा है। अब प्रश्न पूछ रहा है तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए डी से किस तरह संबंधित है? तो ये ए डी से किस तरह संबंधित है? तो हम देखेंगे ये दोनों, ये हो सकता है बहन भी हो भाई भी हो, लेकिन ये उनकी माता है। ए और बी की माता सी है, और माता के पिता को हम यदि देखेंगे तो बोलते हैं नाना। और नाना लड़के को अगर देखें तो वो कहता है पोता, यानी कि अपने बेटी के बेटा को पोता, और बेटी के अगर बेटी को देखेंगे तो कहता है वो पोती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पोती, ऑप्शन में अगर दिया गया है तो। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो रीजनिंग में पूछे गए हैं प्रीलिम्स में। लेकिन अगर मेंस की हम चर्चा करें, हालांकि मैं दूसरे दिन उसका सॉल्यूशन भी लेके आऊँगा, मेंस की यदि बात करें तो उसमें पर्टिकुलर मैथ्स और रीजनिंग यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट को लेकर के एक पेपर ही हुआ है 200 नंबरों का। प्री में तो इसका वेटेज है ही है, लेकिन मेंस में मैथ्स और रीजनिंग का बहुत ज़्यादा वेटेज है, और हमको प्री के हिसाब से नहीं मेंस के हिसाब से तैयारी करना है, ताकि प्री में जो भी प्रश्न आए वो सभी के सभी बने, और जब हम मेंस का पेपर देने का समय आएगा उस समय हम सिर्फ रिवीजन करें। तो उसके लिए हमारे पब्लिकेशन की जो किताब है उसको आप प्रीफर कर सकते हैं। निश्चित रूप से यकीन मानिए बहुत फ़ायदा होगा।
और चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों के लिए जो मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं एप्टीट्यूड को लेकर के, उन सभी का सॉल्यूशन लेकर के आऊँगा, और साथ में डिस्कशन भी हम लोग करेंगे सिलेबस को लेकर के। ठीक है, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।